हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम स्टडी करेंगे वायरस की। वायरस बहुत ही डेडली होता है, बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर ये करता है और पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है आज के समय में वो वायरस से जूझ रहा है। ये बात आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां रिसेंट पास्ट में हुई हैं जो वायरस की वजह से हो रही हैं। तो वायरस बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। इसके बेसिक फीचर्स आज हम पढ़ेंगे, क्या इसकी केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो आज हम जानेंगे, क्या बायोलॉजिकल स्टेटस है वायरस का ये भी हम आज के वीडियो लेसन में ही पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेसन में ही हम कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे जो वायरस से रिलेटेड हैं और आपके एग्जामिनेशंस में आमतौर पर पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेसन आपकी बहुत ही हेल्प करेगा वायरस को अच्छे से समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए पढ़ते हैं वायरस के बारे में। सबसे पहले हम वायरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वायरस जो होता है, ये जो वर्ड है वायरस, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, यानी एक जहरीला सब्सटेंस, एक जहरीली चीज। तो वायरस बहुत ही जहरीला होता है, इसीलिए यहाँ पर ये पॉइजनस फ्लूइड इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। जहरीला इन द सेंस कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां हमारे अंदर करता है। अब वायरस से रिलेटेड ही एक टर्म यहाँ पर आता है जिसको हम बोलते हैं वायरियोन। वायरस जो होता है वो हमारी सेल के अंदर इन्फेक्शन करता है। तो जब एक वायरस या बहुत सारे वायरस हमारी सेल्स के अंदर हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं, तब हम उनके लिए वायरस टर्म ही यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही वायरस हमारी सेल से बाहर आता है तो वो बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। यानी एक सेल से बाहर वो बिल्कुल नॉन लिविंग है, वहाँ पर वो रेप्लिकेशन भी नहीं करेगा। जैसे आपने देखा था कि जो बैक्टीरिया होता है वो सेल के बाहर भी रेप्लिकेट कर सकता है, अपने नंबर्स को बढ़ा सकता है। लेकिन वायरस जो होता है बैक्टीरिया से साइज में बहुत छोटा होता है और एक सेल के बाहर पूरी तरह से डेड होता है। तो जब एक सेल के बाहर एक वायरस का पार्टिकल होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उसके अंदर सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम देखते हैं, तो उस छोटे से पार्टिकल के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वायरियोन। तो ये वायरस और वायरियोन का क्या चक्कर है ये आपको समझ में आ गया होगा। वायरस जो होता है एक सेल के बाहर पूरी तरह से इनर्ट होता है, यानी कि ये कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, ऐसे ही ये पड़ा रहेगा, जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में ये पड़ा रहता है। इसकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म है, यानी जब हम इसको सेल से बाहर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब हम इसको वायरियोन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड्स, एक प्रोटीन का बना हुआ कोट होता है और एनवेलप होता है। ये जो तीनों की तीनों स्ट्रक्चर्स, तीनों की तीनों चीज़ें वायरस को बना रही हैं, ये हम आज के वीडियो लेसन में ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसको बेसिकली समझ लेते हैं पहले वायरस होता क्या है। अब वायरस जो होता है जो हमारी सेल्स के अंदर है, जब हमने उसको ऑब्जर्व किया, देखा, तो हमें क्या क्या उसके बारे में पता लगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जब हमने एक सेल के अंदर देखा कि यहाँ पर वायरस है, इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ बीमारी क्रिएट की जा रही है, तो हमने उसमें देखा कि बहुत ही टाइनी से पार्टिकल्स हैं, बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही है। तो इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हाईली इन्फेक्शियस है, यानी बहुत तेजी से इनका इन्फेक्शन फैलता है, बहुत ही खतरनाक स्पीड से ये बढ़ते हैं, बहुत ही तेजी से सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इंट्रा सेलुलर ये होते हैं, यानी एक सेल के अंदर ही ये मल्टीप्लाई करते हैं, बिना सेल के प्रेजेंस के ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वायरस की बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। या वायरस के बारे में अगर आपको किसी को बताना हो तो आप ये बता सकते हैं कि वायरस जो होता है वो एक बहुत ही छोटा सा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, इन्फेक्शियस होता है, बीमारी करता है और इंट्रा सेलुलरी एक्टिव होता है, यानी एक सेल के अंदर अगर है तो ये रेप्लिकेट भी करता है, अपना रेप्लिकेशन कर लेता है, अपने नंबर्स को बढ़ा लेता है। लेकिन अगर एक सेल से बाहर है तो ये बिल्कुल इनर्ट होता है, कोई भी रिएक्शन ये नहीं करेगा, ना ये रेप्लिकेशन करेगा, ना ये अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, पूरी तरह से ये इनएक्टिव कंडीशन में रहता है। तो ये वायरस की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। अब क्योंकि सेल के बाहर ये पूरी तरह से इनएक्टिव है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो हम इसको पार्टिकल भी बोल देते हैं। वायरस को इनर्ट पार्टिकल बोला जाता है आउटसाइड अ सेल। तो वायरस की जो स्टडी होती है उसको हम वायरोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम वायरस की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजी। तो ये वायरस के बारे में बेसिक चीज़ें थी। अब हम वायरस के थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे कि किस तरह से वायरस की डिस्कवरी हुई, कैसे हमें वायरस के बारे में पता चला। तो सबसे पहले आप एक नाम याद रखिएगा, ये नाम आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये नाम है एडोल्फ मेयर का। एडोल्फ मेयर ने सबसे पहले एक डिजीज डिस्कवर की जिसका नाम था टोबैको मोज़ेक डिजीज। ये डिजीज आपको याद रखनी है क्योंकि इस डिजीज से ही शुरुआत हुई थी वायरस की डिस्कवरी की। तो एडोल्फ मेयर ने
डिजीज देखी टोबैको में, उन्होंने देखा कि जो टोबैको का प्लांट होता है उसको ग्रो किया जा रहा है बहुत सारे जगह इस्तेमाल करने के लिए। टोबैको के बारे में आप जानते हैं कि क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या चीज़ें टोबैको से बनती हैं, तंबाकू से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वो आप सभी जानते हैं। तो टोबैको को ग्रो किया जा रहा है। टोबैको को जब ग्रो किया जा रहा था तो एडोल्फ मेयर ने देखा कि जो टोबैको की पत्तियां हैं उसके ऊपर यहाँ पर कुछ धब्बे धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। मोजेक का मतलब होता है धब्बा, तो उसकी जो लीव्स हैं उनके ऊपर धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और जो टोबैको का प्लांट होता है उसकी जो पत्तियां ही अगर खराब हो जाएंगी तो हमारा मेन प्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि टोबैको की जो पत्तियां होती हैं इनको सुखाकर ही जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए वो बनाए जाते हैं। अब पत्तियां ही यहाँ पर खराब हो गई हैं तो ये डिजीज हो गई। इस तरह से जिन पत्तियों के अंदर ये मोजेक दिखाई दे रहे हैं वो जो पत्तियां हैं वो खराब हो जाती हैं और जो हम उससे बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाता है, यानी तंबाकू हमें नहीं मिल पाता है। तो ये जो डिजीज थी टोबैको की, इसको नाम दिया टोबैको मोजेक डिजीज, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे धब्बे धब्बे से पत्ती के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस डिजीज को डिस्कवर किया था एडोल्फ मेयर ने। अब एडोल्फ मेयर ने यह डिस्कवरी कर दी कि एक डिजीज हो रही है टोबैको के अंदर, उसका नाम है टोबैको मोजेक डिजीज। अब दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की ने वायरस की खोज की, यानी इन्होंने डिस्कवर किया वायरस क्या होता है। अब वायरस की जो डिस्कवरी की कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब दिमित्री इवानोवस्की जो थे उन्होंने सोचा था कि ये जो टाइनी सा पार्टिकल है जो डिजीज कर रहा है टोबैको की लीव्स के अंदर, ये बैक्टीरिया ही है, यानी इन्होंने समझा था कि ये कोई बैक्टीरिया ही होगा। अब मैं इसको ऑब्टेन कर लेता हूँ, यानी कि इसकी पत्तियों में से ये निकाल लेता हूँ कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक फ़िल्टर ले लिया, यानी कि एक छलनी ले ली। इसको सिंपली अगर हम समझे, यहाँ पर मैं आपको छलनी बना देता हूँ। एक छलनी उन्होंने ले ली, इस छलनी में बहुत सारे छेद थे, तो एक छलनी उन्होंने ले ली और उन्होंने इसमें से बैक्टीरिया को सेपरेट करने की सोची। दिमित्री इवानोवस्की ने ऐसा सोचा कि अगर मैं तंबाकू की जो ये लीव्स हैं इनको मिक्स कर दूं वाटर के अंदर और इनकी एक पेस्ट बना दूं और उसको इस छलनी में से छान दूं, तो जो मैं बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मैं ऑब्टेन कर सकता हूं। अब बैक्टीरिया को मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं, उसके लिए इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने ये जो फिल्टर लिया, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल फिल्टर। अब इन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर का यूज किया। बैक्टीरियल फिल्टर क्या होता है, बैक्टीरियल फिल्टर के अंदर जो ये छेद होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। अब एक जो बैक्टीरिया होता है उसका जो एवरेज साइज होता है वो होता है 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। तो अब आप ये बात यहाँ पर समझिए कि हमारे पास एक छलनी है, उस छलनी के अंदर बहुत सारे छेद हैं। अगर उन छेद का साइज 1 माइक्रोमीटर से छोटा होगा तो जो बैक्टीरिया होगा वो ऊपर ही रुक जाएगा। तो ये ट्रिक उन्होंने इस्तेमाल की। उन्होंने क्या किया, टोबैको का जो प्लांट था जिसके अंदर डिजीज थी उसकी पत्तियां ली, उसकी पत्तियों की एक पेस्ट तैयार की, ऐसे घोट लिया उसको, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया और उसका जो मिक्सचर उन्होंने तैयार किया उस मिक्सचर को उन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर के ऊपर डाल दिया। अब क्योंकि जो बैक्टीरिया फिल्टर है इसके जो पोर्स हैं इस फिल्टर के अंदर, ये जो छलनी है इसके जो छेदों का साइज है वो 1 माइक्रोमीटर से छोटा है। अब 1 माइक्रोमीटर से छोटा होने की वजह से 1 माइक्रोमीटर साइज के या इससे बड़े साइज के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सारे छलनी के ऊपर रुक गए और जो इससे छोटे थे वो सारे के सारे नीचे चले गए। तो ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि ये ऑब्टेन करना चाह रहे थे उस बैक्टीरिया को जो टोबैको मोजेक डिजीज कर रहा है। तो यहाँ पर इस इमेज में आप देखिए, ये जो छेद है इसका साइज 1 माइक्रोमीटर से छोटा है और बैक्टीरिया का जो एवरेज साइज होता है 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर होता है। तो बैक्टीरिया का साइज बड़ा है छेद के कंपैरेटिवली, तो जो बैक्टीरिया थे ये ऊपर ही रुक गए और ये नीचे नहीं पहुंच पाए। तो इनको लगा कि तुमने एक वो बैक्टीरिया खोज लिया है जो टोबैको मोजेक डिजीज कर रहा है। अब जो इस छलनी के नीचे इन्होंने लिक्विड ऑब्टेन किया, यहाँ पर एक लिक्विड आ गया उनके पास में और जितने भी बैक्टीरिया वगैरह थे वो सब ऊपर ही रह गए। तो इस लिक्विड को इन्होंने यहाँ से उठाया और इसको एक हेल्दी प्लांट की पत्ती के ऊपर डाल दिया। अब जैसे इन्होंने इस लिक्विड को दूसरे हेल्दी प्लांट की पत्ती के ऊपर डाला तो उन्होंने पाया कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है और उसके अंदर भी बीमारियां चली गई है। अब ये देखकर वो हैरान रह गए कि ऐसा क्यों हुआ, जब सारे के सारे बैक्टीरिया छलनी में यहाँ पर ऊपर रह गए थे तो नीचे ऐसा कौन सा सब्सटेंस चला गया जो फिर से बीमारी कर रहा है। तो इससे उनका माथा ठनक गया और उन्होंने समझ लिया कि ये जो कोई पार्टिकल है जो बीमारी कर रहा है टोबैको के अंदर, उसका साइज जो है बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा है और बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू ये पास हो जा रहा है, यानी बैक्टीरिया का जो फिल्टर मैंने लगाया हुआ है उससे भी ये गुजर रहा है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया
नहीं है। तो इस तरह से दिमित्री इवानोव्स्की ने डिस्कवरी कर दी वायरस की। एक पार्टिकल उन्होंने ढूंढ निकाला, उन्होंने कहा कि ये एक बीमारी करने वाला इन्फेक्शियस एजेंट है और ये नॉन बैक्टीरियल है, यानी कि ये बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया है कि जो बैक्टीरिया का साइज होता है 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, और बैक्टीरिया का जो फिल्टर होता है 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे साइज का होता है, ये उस फिल्टर से होकर के नीचे पहुंच जा रहा है। तो ये इन्होंने डिस्कवरी कर दी दिमित्री इवानोव्स्की ने। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है कि वायरस की डिस्कवरी किसने की थी। तो वायरस की जो डिस्कवरी है, वायरस की डिस्कवरी करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है दिमित्री इवानोव्स्की को। ये नाम आपको याद रखना है, ये नीट के एग्जामिनेशन में आ चुका है। दिमित्री इवानोव्स्की ने वायरस को डिस्कवर किया और इसके साथ ही पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने किया, और इन्होंने ये बताया कि जो वायरस होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट होता है और ये नॉन बैक्टीरियल है, यानी ये बैक्टीरिया नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बैक्टीरियल फिल्टर से के थ्रू पार हो जा रहा है। तो ये हिस्ट्री है वायरस की, इस तरह से वायरस की डिस्कवरी हो गई। अब इसके बाद में जो वायरस टर्म दिया, ये टर्म दिया बेजरनिक ने। बेजरनिक ने ये इंडिकेट करके नाम दे दिया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स हैं या पॉइजनस पार्टिकल्स हैं, सेल के अंदर तो ऑर्गेनिज्म ही है, बाहरी पार्टिकल्स हैं, नॉन लिविंग है, इनका जो नामकरण किया वो क्या बेजरनिक ने, और इन्होंने बताया कि यही टोबैको मोज़ेक डिजीज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी यही टोबैको मोज़ेक डिजीज करते हैं, यही कोजल एजेंट है टोबैको मोज़ेक डिजीज करने के लिए। अब ये हिस्ट्री आपने समझ ली। सबसे पहले एडोल्फ मेयर ने एक बीमारी डिस्कवर की जिसका नाम था टोबैको मोज़ेक डिजीज। उसके बाद में दिमित्री इवानोव्स्की ने उस बीमारी का कारण ढूंढा। उन्होंने बताया कि ये बीमारी जो है ये बैक्टीरिया की वजह से बिल्कुल नहीं हो रही, ये बीमारी जो हो रही है ये वायरस की वजह से हो रही है। बेजरनिक ने इस छोटे से टाइनी से एजेंट का नाम वायरस रख दिया। अब उसके बाद में बारी आई WM स्टैनली की। स्टैनली ने बहुत ही रिमार्केबल वर्क किया, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कवरी इन्होंने की। इन्होंने वायरस को, जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो वायरस अभी डिस्कवर हमने किया जो टोबैको के अंदर टोबैको मोज़ेक डिजीज कर रहा है, उसका नाम हमने रखा टोबैको मोज़ेक वायरस। उन्होंने इसको क्रिस्टलाइज कर दिया। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आप सभी ने चीनी खाई होगी, चीनी के साथ साथ आपने मिश्री भी खाई होगी। अब जो चीनी होती है वो शुगर केन से बनती है, उसको फर्दर प्रोसेसिंग करते रहते हैं, सुखाते रहते हैं और उसके क्रिस्टल्स हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। इस तरह से जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इन्होंने वायरस को ही क्रिस्टलाइज्ड कर दिया। वायरस को क्रिस्टलाइज करने का क्या प्रोसीजर था वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इन्होंने एक सेल ली जिसके अंदर इन्फेक्शन था, यानी कि बहुत सारा एक बॉडी का पार्ट ले लिया जिसके अंदर वायरस ने इन्फेक्शन किया हुआ है, वो सेल्स थी, उस सेल्स को इन्होंने इंक्यूबेट करके किल कर दिया, यानी हाई टेम्परेचर दिया, 35-45 का टेम्परेचर जैसे दिया वो सेल मर गई, सेल्स खत्म हो गई, अब वहाँ पर वायरस बच गए। अब उस वायरस को जो वायरल पार्टिकल्स थे अलग अलग केमिकल से उन्होंने ट्रीट किया, सेंट्रीफ्यूगेशन उसका क्या बहुत तेजी से घुमा दिया, अलग अलग टाइप के केमिकल्स उसके अंदर डाल दिए, और ये सारा प्रोसीजर करते करते उन्हें वायरस के क्रिस्टल्स मिल गए। यानी जिस तरह से चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं इसी तरह से वायरस उन्हें क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन हो गया। तो इस तरह से WM स्टैनली ने 1935 में बहुत ही रिमार्केबल डिस्कवरी की। उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया और उन्होंने ये बता दिया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसी की तरह से ये क्रिस्टलाइजेशन इसका पॉसिबल है, इसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ये जबरदस्त डिस्कवरी की WM स्टैनली ने, इसलिए इसको फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। अब जो ये क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जामिनेशन में आता है, आया हुआ क्वेश्चन ये है, हु इज द फादर ऑफ वायरोलॉजी, आपको बता देना है WM स्टैनली। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया वायरस का। मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी हिस्ट्री वायरस की आप समझ गए होंगे। अब हम वायरस के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। वायरस जो होता है उसको हम एसेलुलर बोलते हैं, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक टिपिकल सेल वाली कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। एक जो टिपिकल सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर इसके पास नहीं है, इसी वजह से इसको हम एसेलुलर या नॉन सेलुलर भी बोलते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ये होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देखते हैं। बहुत ही साइज में छोटा होता है, 10 नैनोमीटर का सबसे छोटा वायरस होता है, तो बहुत ही छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है। यहाँ तक कि जो हमारी सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक की, उनके अंदर एक टाइनी सा पार्टिकल होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, राइबोसोम, ये राइबोसोम के लगभग साइज का होता है, तो बहुत ही छोटा होता है। इन्फेक्शियस है हाईली, यानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्फेक्शन करता है। हाईली पैथोजेनिक है, हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की बीमारियां कर देता है। ये जो बना होता है ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि
न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर भी हम समझेंगे। तो बहुत ही सिंपल इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर में कुछ खास ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं या आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में ना आए, लेकिन है ये बहुत ही खतरनाक चीज़। वायरस से बहुत ही भयंकर बीमारियाँ हो चुकी हैं। इसकी हिस्ट्री अगर आप समझें, 2003 में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था सार्स, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। 2009 में स्वाइन फ्लू आया H1N1, उससे भी बहुत सारे लाखों लोगों की मौत हो गई। और अभी रिसेंटली 2019 में कोविड-19 आया था। ये भी SARS-2 है, कोरोना वायरस इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है, कोरोना वायरस इसका कोजल एजेंट है। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो अब आप ये समझ जाइए कि सिंपल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी वायरस जो है कितना डेडली और कितना खतरनाक होता है। अब वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से वेक्टर के थ्रू हो सकता है। वो वेक्टर हवा भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिस ऑब्जेक्ट पर वायरस था। तो बहुत सारी चीज़ें आपने अभी कोविड-19 जब फैला था तब आप समझ गए होंगे कि चीज़ों को सैनिटाइज हमें करना चाहिए, हर चीज़ को सैनिटाइज करके हमें यूज़ करना चाहिए, ग्लव्स हमें पहनने चाहिए, मास्क हमें पहनना चाहिए। वो सब इसीलिए बताया जा रहा था कि हमारी बॉडी में वायरस ट्रांसमिट ना हो सके, क्योंकि एक बार अगर इसका ट्रांसमिशन हो जाता है तो इसका जो इन्फेक्शन है उसको रोकना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही तेज़ी से वायरस फैलता है। वायरस को परफेक्ट ओब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। जो ये टर्म है परफेक्ट ओब्लिगेट पैरासाइट, ये भी आपको याद रखना है। पैरासाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर, उसके ऊपर डिपेंड होकर उसके अंदर बीमारी करता है और उसी से ही अपना फूड वगैरह ऑब्टेन करता है। तो वायरस को परफेक्ट ओब्लिगेट पैरासाइट इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे जीन लेवल पर पैरासाइट है। यानी ये जो आगे का फंक्शन जब हम वायरस का समझेंगे, ये सीधा का सीधा हमारी सेल की किसी और चीज़ से बात नहीं करेगा, हमारे किसी और पार्टिकुलर हिस्से से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा, सीधा हमारी सेल के डीएनए से जाके ये बात करता है, हमारी सेल के डीएनए का इस्तेमाल करता है। तो बिल्कुल जीन लेवल पर जाकर ये पैरासाइटिक अपना इफेक्ट डालता है, इसीलिए इसको परफेक्ट ओब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है कि इससे अच्छा पैरासाइट कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। जोंक आपने देखी है, जोंक क्या करती है, हमारी स्किन के ऊपर चिपक जाती है, हमारा ब्लड चूसना स्टार्ट कर देती है, वो भी एक पैरासाइट है। लेकिन वायरस की बात आप समझिए, हमारी एक सेल के अंदर जाएगा, हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके ऊपर ये पैरासाइट होता है, उस डीएनए से अपनी मर्जी चलवाता है, अपनी मर्जी के काम कराता है। तो ये सबसे बेस्ट पैरासाइट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस इज अ परफेक्ट ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट का मतलब ये सिर्फ पैरासाइट है, पैरासाइट के अलावा ये और कुछ नहीं है। अगर ये पैरासाइटिक कंडीशन में नहीं रह रहा है तो ये जिंदा नहीं है, ये बिल्कुल भी ग्रोथ वगैरह नहीं करता है। अब इसके बाद में वायरस की एक खास चीज़ आपको समझ लेनी है, वायरस कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। आपने ये पढ़ा था बैक्टीरिया में कि बैक्टीरिया को हम एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस आप प्रॉपर दे दीजिए, एक सब्सटेंस दे दीजिए जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सके, उसको न्यूट्रिएंट्स दे दीजिए, फूड सब्सटेंस डाल दीजिए, शुगरी सॉल्यूशन दे दीजिए, उसमें बड़े आराम से जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाएगा। तो बैक्टीरिया को ग्रो कराना बहुत ही आसान होता है। लेबोरेटरी में एक कल्चर मीडियम तैयार करता है जो वर्कर होता है, उसके अंदर वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स डाल देता है और वहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है वो बड़े आसानी से ग्रो कर देता है। लेकिन वायरस जो है ऐसे किसी भी कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एग्जामिनेशन में ये भी आ चुका है, एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सुगरी सॉल्यूशन में ग्रो नहीं करता है। तो कोई भी कल्चर मीडियम होगा, जैसे कि सुगरी कोई सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर फंजाई भी ग्रो कर जाएगी, बहुत सारे बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर वायरस ग्रो नहीं करेगा। वायरस को इस तरह से किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो नहीं किया जा सकता है। इसको ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर सेल की जरूरत पड़ती है। या तो आप किसी लेबोरेटरी के अंदर किसी एनिमल के अंदर इसको इंड्यूस कीजिए, यानी किसी एनिमल को इससे इन्फेक्ट कीजिए, तब आप इसको ग्रो करके देख सकते हैं कि क्या इसका इफेक्ट हो रहा है। या फिर आप एम्ब्रियोनेटेड एग की हेल्प लीजिए, यानी कि एक ऐसा एग जिसके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, जो एग कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, लिविंग फॉर्म में जो है, उसके अंदर भी वायरस को कल्चर किया जा सकता है। तो लेबोरेटरी में अगर आप वायरस के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आपको किसी लिविंग सेल की जरूरत पड़ेगी जिस पर ही अपना इफेक्ट डाल सके, जिसको ये पैरासाइट की फॉर्म में यूज कर सके और वहाँ पर ये ग्रो कर सके, तभी जाकर के आप वायरस की कोई भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वायरस के। वायरस का जो साइज होता है वो 10 to 300 नैनोमीटर होता है, बहुत ही छोटा इसका साइज होता है। जो सबसे छोटा वायरस होता है, यानी कि जो 10 नैनोमीटर का सबसे छोटा वायरस है, वो होता है एनिमल वायरस।
फुट एंड माउथ डिजीज ये करता है। ये सबसे छोटा वायरस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नैनोमीटर साइज का ये वायरस होता है। फुट एंड माउथ डिजीज आप ये देख रहे हैं, ये जो कैटल होता है इसके यहाँ पर जो पैर होते हैं इनको ये खराब कर देता है। ये जो फुट होते हैं, खुर जो होते हैं एनिमल्स के, उनको पूरी तरह से खराब कर देता है। इस डिजीज को हम बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। इसको करने वाला जो वायरस है वो सबसे छोटा है, 10 नैनोमीटर साइज का होता है। जो सबसे बड़ा वायरस होता है वो होता है स्मॉल पॉक्स वायरस। यहाँ पर आप इस बच्चे को देख रहे हैं, यहाँ पर इसके चेहरे पर छोटे छोटे दाने दाने निकल गए हैं। ये जो डिजीज होती है इसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को करने वाला जो वायरस होता है वो सबसे लार्जेस्ट साइज में होता है, उसका साइज होता है 300 नैनोमीटर। तो इस साइज वाले भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। वायरस का एवरेज साइज इज 10 to 300 नैनोमीटर। अब वायरस की शेप्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग शेप में वायरस आपको मिल सकता है। स्फेरिकल शेप में आपको मिलेगा वायरस, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्फेरिकल शेप है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, हमें फ्लू हो जाता है, खांसी जुकाम नज़ला ये सब चीज़ें जो होती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो स्फेरिकल होता है। हेलिकल वायरस होता है टीएमवी, अभी हमने पढ़ा टोबैको मोज़ेक वायरस, इसकी जो शेप होती है वो हेलिकल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेलिकल है, बहुत सारी इसके अंदर हेलिकल्स प्रोटीन्स के एक साथ बाइंडिंग की फॉर्म में रहते हैं। अब जो बैक्टीरियोफेज होता है वो टेडपोल की तरह से होता है। टेडपोल आपने देखा होगा, आपकी स्क्रीन पर टेडपोल आ रहा होगा। जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल वाली शेप भी कुछ वायरस में होती है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है वो टेडपोल की शेप में ही होता है। इसका एक स्पेसिफिक हेड होता है, एक टेल होती है, उसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे टेल फाइबर्स होते हैं। ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें वायरस टेडपोल की तरह का दिखाई देता है उसको हम बाइनल सिमेट्री भी बोलते हैं। तो बाइनल सिमेट्री भी आपको याद रखनी है, वायरस में मिलती है। बैक्टीरियोफेज वायरस में बाइनल सिमेट्री आपको मिलेगी। इसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो टेडपोल की तरह का होता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हो गए वायरस के। अब हम पढ़ते हैं वायरस का बायोलॉजिकल स्टेटस क्या होता है। बायोलॉजिकल स्टेटस का मतलब यहाँ पर यह है कि वायरस को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। वायरस को आप लिविंग थिंग मान रहे हैं या नॉन लिविंग थिंग मान रहे हैं। और बेसिकली जितना वायरस के बारे में हमने स्टडी किया, हमने पढ़ा, तो हमने ये पाया कि वायरस ना तो लिविंग बीइंग है ना ये नॉन लिविंग है। ये बिल्कुल इंटरमीडिएट या कनेक्टिंग लिंक है, यानी ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के बीच की एक कड़ी है, दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है। यानी इसके अंदर ना तो सारे के सारे फीचर्स लिविंग थिंग्स के हैं, ना ही सारे के सारे फीचर्स नॉन लिविंग थिंग्स के हैं। अब इसके अंदर दोनों ही टाइप के फीचर्स मिलते हैं। कुछ फीचर्स बताएंगे कि ये लिविंग है और इसके कुछ फीचर्स आपको बताएंगे कि ये नॉन लिविंग है। तो एक एक करके इन दोनों ही टाइप के फीचर्स को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ ऐसे फीचर्स पढ़ते हैं जिसको नॉन लिविंग बना देते हैं। यानी नॉन लिविंग कैरेक्टर्स वायरस के क्या क्या हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स इसके अगर हम समझे तो सबसे पहले तो यही बात है कि इसके पास कोई भी प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, यानी इसके पास सेल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एक बेसिक सेल के जो फीचर्स होते हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल इसके पास नहीं है। तो बेसिक सेल स्ट्रक्चर इसके पास ना होने की वजह से इसको नॉन लिविंग हम बोल सकते हैं। इसके अंदर कोई भी सेल और मेटाबॉलिज्म या रेस्पिरेशन नहीं होता है, यानी ये कोई भी फूड सिंथेसिस के लिए किसी भी तरह की कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, कोई भी रेस्पिरेटरी रिएक्शन इसके अंदर नहीं होंगी और ना ही इनसे रिलेटेड कोई भी इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो ये भी एक नॉन लिविंग थिंग वाला कैरेक्टर हो गया। ये सिर्फ सेल्स के अंदर ही एक्टिव होता है, जैसे ही सेल के बाहर ही है तो बिल्कुल एक केमिकल सब्सटेंस की तरह से, इनर्ट पार्टिकल की तरह से बिहेव करता है। कोई इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी नहीं होती है, यानी अपने दम पर ये कुछ नहीं कर सकता है। अगर बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारे वायरस हैं और आपके अंदर नहीं वो पहुंच पा रहे हैं तो बाहर पड़े रहेंगे, मर जाएंगे कुछ टाइम के बाद में, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनकी इंडिपेंडेंट कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर वो आपके अंदर एंटर हो गए, एक सेल उनको मिल गई एंटर करने के लिए, तो फिर उससे खतरनाक कोई नहीं है। तो ये वायरस का नॉन लिविंग फीचर है। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वायरस का, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। वायरस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। तो ये भी एक कैरेक्टर है जो उसको नॉन लिविंग बनाता है, जस्टिफाई करता है कि वायरस एक नॉन लिविंग थिंग है। तो सबसे पहले थोड़ा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में समझ लेते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ें लेते हैं। हम एक तो वाटर की डेंसिटी लेते हैं और एक उस पार्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी लेते हैं जिसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो रेशियो होता है
किसी सब्सटेंस की डेंसिटी का और वाटर की डेंसिटी का। यानी कि हमारे पास डेंसिटी है वाटर की, हमने वो लिख ली, और जो दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी हमने वो लिख ली और उसको हमने डिवाइड कर दिया। यानी कि आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर समझिए, हमारे पास एक सब्सटेंस है आयरन, जिसकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालनी है आयरन की। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमें आयरन की डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो आयरन की जो डेंसिटी होती है हम वो लिख लेते हैं। आयरन की डेंसिटी होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने ये लिख ली 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आयरन की डेंसिटी है। अब वाटर की डेंसिटी हम लिख लेते हैं। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होते हैं ये आप जानते ही होंगे, फिजिक्स में आपने, केमिस्ट्री में भी आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो हमें आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमने आयरन की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 7.85। तो जो 7.85 है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है आयरन की। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही हाई है, 7.85 है। तो इसी तरह से जब हम वायरस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो बहुत ही हाई आती है। कंपेयर करें अगर हम उसको बैक्टीरिया की स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो उससे ज़्यादा होती है। यानी कि बैक्टीरिया एक लिविंग बीइंग है, हमारी एक सेल जो होती है वो भी एक लिविंग थिंग्स होती है। जब हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो वायरस की स्पेसिफिक ग्रेविटी से वो कम होती है। यानी कि वायरस की स्पेसिफिक ग्रेविटी और सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। और ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी एक फीचर है नॉन लिविंग थिंग्स का, इसी वजह से ये भी एक फीचर इसको नॉन लिविंग थिंग बनाने के लिए जस्टिफाई करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि वायरस के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उसको एक नॉन लिविंग थिंग बना देते हैं। लेकिन कुछ फीचर्स इसके अंदर ऐसे भी हैं जो प्रूव करते हैं कि वायरस जो होता है एक लिविंग बीइंग होता है, लिविंग थिंग्स की तरह से ये बिहेव करता है। तो वो फीचर्स कौन कौन से होते हैं? इसकी जो शेप होते हैं वो बिल्कुल डेफिनेट शेप होती है। मॉर्फोलॉजी इसकी स्पेसिफिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से, यानी एक पार्टिकुलर शेप होती है। एनवेलप्ड हो सकता है, टेडपोल की तरह से हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, तो वो शेप उसकी फिक्स होगी। अब ये जो फिक्स शेप होती है इसकी वजह से इसकी जो डेफिनेट शेप का होना है ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर है। चैप्टर 1 में आप ये पढ़ चुके हैं। अब इसके साथ ही इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल या तो उसके अंदर डीएनए की फॉर्म में होगा या फिर आरएनए की फॉर्म में होगा। अब डीएनए आरएनए का प्रेजेंट होना इसको एक लिविंग बीइंग बना देता है। लिविंग थिंग्स के अंदर ही डीएनए और आरएनए जैसे स्ट्रक्चर्स मिलती है, तो डीएनए आरएनए का होना इसको लिविंग फीचर दे देता है और इसको लिविंग बीइंग बना देता है। इसके साथ ही ये इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट है, यानी सेल के अंदर जाते ही इसमें जान आ जाती है, ये जी उठता है, वहाँ पर डिवीजन भी करना शुरू कर देता है, इन्फेक्शन भी करना शुरू कर देता है, अपनी नंबर्स को भी बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये जो होता है ये इसका लिविंग फीचर है, इसको लिविंग थिंग बना देता है। वायरस जो होता है होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी एक टाइप का वायरस एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है। होस्ट स्पेसिफिक ये है, यानी जो फूट एंड माउथ डिजीज वायरस है कैटल का, वो आपके अंदर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर वो कैटल के अंदर है तो वो डिजीज कर देगा, और अगर आपके अंदर है तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। टोबैको मोजैक वायरस को अगर एक इंसान के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन टोबैको मोजैक वायरस को जैसे टोबैको को प्लांट के अंदर डाल दिया जाएगा वहाँ पर वो डिजीज करता है। तो वो अपने होस्ट के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक है, उसको पता है कि मुझे किस होस्ट के ऊपर जाकर के काम करना है। तो ये भी एक लिविंग बीइंग्स का फीचर ये शो कर रहा है। इसके साथ ही ये म्यूटेशंस भी शो करते हैं। अभी आपने वायरस के म्यूटेशंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, कभी ओमिक्रॉन आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है। तो ये म्यूटेशंस होते हैं, वायरस कंटिन्यूसली अपने आप को चेंज करता रहता है। वायरस के लिए आप एक वैक्सीन बनाएंगे, कुछ दिनों बाद वायरस उस वैक्सीन से रेसिस्टेंट हो जाता है। उसके जो जीन्स लेवल होता है यानी जेनेटिक लेवल पर वो अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज करता है, और कंटिन्यूसली चेंज जो ये होता है इस प्रोसेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशन का जो ये फीचर होता है ये लिविंग बीइंग्स का रिमार्केबल फीचर होता है, और लिविंग बीइंग्स ही इस फीचर को शो करते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा है कि जो वायरस होता है वो लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स दोनों के ही फीचर शो करता है। इसके साथ ही वायरस जो होता है एनवायरमेंटल कंडीशन से रिस्पॉन्स भी शो करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है। सैनिटाइजर से ये मर जाता है। अगर आप सैनिटाइजर छिड़क दें किसी बोतल के ऊपर जो एक नॉन लिविंग है कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वायरस के ऊपर जैसे ही आप सैनिटाइजर छिड़केंगे मर जाएगा। यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो
स्टिमुलस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए ये रिस्पॉन्स शो करता है और एक सेल के अंदर जाने पर वो इनॉर्मसली डिवाइड करना शुरू करता है, अपनी नंबर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से ही बढ़ाता है। तो बायोलॉजिकल स्टेटस में अभी तक हमने ये समझ लिया है वायरस के कि ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही टाइप के फीचर्स शो करता है। इसी वजह से इसको हम कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। वायरस के बायोलॉजिकल स्टेटस के साथ ही मैं आज के वीडियो लेसन को कंक्लूड करता हूँ। आज के वीडियो लेसन में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी, मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप ज़रूर पूछिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में आपसे मिलता हूँ जिसमें हम वायरस की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।